हेलो बच्चों। वेक्टर्स जो हमने लास्ट क्लास में बिल्कुल डेफिनेशन पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ वेक्टर वगैरह, और फिर मैंने एक ट्यूटोरियल बेसिकली 3D का शेयर किया था आपके साथ। उसके बाद एक छोटा सा ट्यूटोरियल और वेक्टर्स पे बना रहा हूँ, वेक्टर के बेसिक्स पे, जो आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट होगा आगे जाके। तो ये बेस अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आगे जाके बहुत आसान रहेगा। तो पहली चीज़ आपने ध्यान रखनी है, वेक्टर के अंदर जो भी चीज़ हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं वेक्टर्स में। एक अगर आपको मैं बोलूँ कि अगर वेक्टर इस तरह लिखा है, तो मैंने क्लास में बताया था, इसका मतलब है कि वेक्टर का इनिशियल पॉइंट P है और फाइनल पॉइंट Q है। इसका मतलब वेक्टर P से लेके Q पॉइंट तक गया है, राइट। तो हम इस वेक्टर को कैसे लिखते हैं? तो अगर हमें P के कोऑर्डिनेट पता हो, मान लेते हैं x1 y1 z1, क्योंकि अब हम बात 3D की करेंगे तो इसलिए x y और z कोऑर्डिनेट है। तो अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट पता है तो हम इसको लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, यानी फाइनल पॉइंट्स माइनस इनिशियल पॉइंट। यानी जब भी कोई वेक्टर आपको निकालना होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आप क्या करोगे, फाइनल में से इनिशियल के पॉइंट्स को माइनस कर देंगे। अभी मैं इसी ट्यूटोरियल में आगे बताऊंगा कि कैसे माइनस करेंगे। तो पहली चीज़ ध्यान रखनी है आपने, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों करेंगे, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो आपने ध्यान रखना है कि उसके पीछे रीज़न ये है बेटा कि ना, हर चीज़ जो होती है वेक्टर्स के अंदर ओरिजिन से मानते हैं, ओरिजिन से मानते हैं, राइट। ओरिजिन से मानने का मतलब क्या है? उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं आपको, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी क्या होती है। ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी कि अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास इस तरह से, ये और ये, मान लेते हैं ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है और ये सी, और मैंने इन्हें इसको डायरेक्शन दे दी कि हम ए से बी जा रहे हैं और बी से सी जा रहे हैं। तो बेसिकली हम कहाँ से कहाँ पहुँचे बेटा? ए से स्टार्ट हो गए, सी पे गए। तो हम ए से सी तो यहाँ से भी जा सकते थे। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ए से सी हम बी के थ्रू भी जा सकते हैं और डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो इस पॉइंट को कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी। तो वेक्टर के अंदर हम ये कहते हैं कि हम ए से सी अगर हम जा रहे हैं ए बी के थ्रू, यानी पहले हम ए बी पे गए और फिर बी सी को क्रॉस किया, तो हम किसके इक्वल आ गए? ए सी के। तो वेक्टर के अंदर इस थ्योरम को कहते हैं हम, वेक्टर के अंदर ट्राइंगल लॉ इनइक्वालिटी, ट्राइंगल लॉ इक्वालिटी कहते हैं। बेसिकली इसको ट्राइंगल लॉ भी कह सकते हैं। यानी अगर हम ए से बी और बी से सी पे गए तो दैट इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। पहली चीज़ ध्यान रखनी है आपने। अब इसी को ही अगर आपको याद हो, तो मैंने बताया था कि वेक्टर के अंदर हम अगर वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, यानी मैं चाह रहा हूँ कि ए सी को ना उल्टा कर दूँ, तो जब हम इस ए सी को सी ए लिखेंगे, तो आपको याद होगा मैंने बताया था नेगेटिव ऑफ वेक्टर। तो जब हम वेक्टर को रिवर्स कर देते हैं तो एक नेगेटिव साइन आ जाता है। यानी हम ए सी वेक्टर को लिख सकते हैं माइनस सी ए। अब सी ए को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आपको याद रखना है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इसको भी हम कहते हैं ट्राइंगल लॉ, ठीक है। तो इस थ्योरम को याद रखना आपने कि एक ट्राइंगल के अंदर अगर हम यहाँ से, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ए से बी पे गए, ये कहना चाह रहा है कि आप ए से बी गए, फिर बी से सी गए, क्योंकि हम बी सी ऐड कर रहे हैं, और फिर सी से ए पे गए। तो बेसिकली हमारी डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गई ना, जहाँ से चले थे वहीं आ गए। तो इस चीज़ को हम डिपिक्ट करते हैं इस तरह से, यानी हम ए से बी, बी से सी और सी ए से ए पे गए, तो हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई। तो हमें ये याद रखना है, राइट। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी बन सकता है, इस पे 1 मार्कर, कि अगर आपको मैं बोलूँ कि ना, ये एक ट्राइंगल के अंदर, एक ट्राइंगल ए बी सी लिया हमने बेटा, ठीक है, ए बी सी, और मैं अभी यहाँ पे कोई वेक्टर आपको गिवन दे दूँ। अभी हम करेंगे इस क्वेश्चन को ऐसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी इसकी वैल्यू दे दूँ, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और मैं पूछूँ ए सी वेक्टर क्या होगा, तो आप सीधा कहोगे ए सी वेक्टर जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? ए बी वेक्टर प्लस बी सी। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, राइट। तो ए बी प्लस बी सी का, ए बी की वैल्यू ए वेक्टर है, बी सी की वैल्यू बी वेक्टर है, हम दोनों को ऐड करके ए सी वेक्टर निकाल पाएंगे। तो एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो मैंने बताया बेटा ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी क्या होती है। अब मैंने एक चीज़ आपको और बोली कि हम हर चीज़ हम ओरिजिन से कंपेयर करेंगे। इसका मतलब क्या है, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। कि मान लेते हैं मेरे पास एक ये एक्स एक्सिस है, मैं अभी मैं 2D में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये हमारा
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, राइट। और मान लेते हैं हमारा एक वेक्टर ए से, मान लेते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया, ए से बी पे गया। इस वेक्टर का नाम दे देता हूँ मैं, पहले पॉइंट को ए और इस पॉइंट को दे देता हूँ नाम बी, यानी हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि हम हर चीज़ को ओरिजिन से कंपेयर करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, हम इसको ज्वाइन करेंगे ओ को ए से, ठीक है, हम ओ को बी से भी ज्वाइन करेंगे अब, क्योंकि हम हर चीज़ ओरिजिन से कंपेयर करेंगे, यानी हम मान के चलते हैं कि हर चीज़ ओरिजिन से निकल रही है, ठीक है। तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये सिर्फ समझाने के लिए, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम इसको देखेंगे नहीं, हम सिर्फ डेफिनेशन को डराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। तो हमने हर चीज़ ओरिजिन से निकाल दी। तो हम क्या नोट कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ प्रॉपर्टी देखो, तो हम ओ से ए की तरफ गए और फिर ए से बी की तरफ गए। तो इसका मतलब है हम इस चीज़ को लिख सकते हैं ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर। तो ए बी वैक्टर क्या हो गया हमारा, ये ए बी वैक्टर आ जाएगा हमारे पास ओ बी माइनस ओ ए, राइट। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ डिराइव कर दी जो मैंने अभी क्लास में बोली थी आपको, कि ए बी वेक्टर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल में से, यानी ओ बी मतलब बी के कोऑर्डिनेट्स को ए में से माइनस कर देंगे। तो इसको हम रीड करते हैं, पी बी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा ए बी वेक्टर। तो जो मैंने अभी बोला ना आपको कि हम क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे मैंने पीछे बोला था कि जब भी हम किसी वेक्टर को निकालेंगे तो क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। तो उसके पीछे रीज़न यही है। क्यों क्यों करेंगे, क्योंकि हम ओरिजिन से कंपेयर करते हैं। तो आपको ये याद रखना है, जब भी ए बी वेक्टर को निकालेंगे तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। बहुत बेसिक सा कम बात है, ठीक है। एक चीज़ और देखते हैं बेटा, अब हमने पढ़ा था कि भी हम वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो मान लेते हैं मेरे पास अब 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में ये मान लेते हैं एक एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, और ये हमारा तीसरा एक्सिस है मान लेते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस। तो अगर हम एक्स एक्सिस के अलग मूव करते हैं, मान लेते हैं मैंने एक्स एक्सिस पे एक मान लेते हैं 2 यूनिट चल के आया, तो ये 2, इसकी लेंथ 2 है, और एक्स एक्स के चल के आया, तो इसको हम डिनोट करेंगे, कैसे करेंगे वेक्टर के अंदर। तो हमने यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर दिया कि जब भी हम कोई मूवमेंट एक्स एक्सिस के अलग बनाएंगे तो उसको हम आई कैप से डिनोट करेंगे। तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे बेटा, 2 आई कैप। आई कैप डिनोट करेगा कि हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं, और 2 इसका मैग्नीट्यूड बताएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं मैं बोलता कि भी हम ना एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं जा रहे, हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं 3 यूनिट, तो इस वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, तो हम कहेंगे इसका मैग्नीट्यूड 3 है, ठीक है। तो हमने यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर दिया, मान लिया हमने कि हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो मूवमेंट होता है उसको आई से डिनोट करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको हम आई कैप से डिनोट करते हैं। वाई एक्स के अलॉन्ग जो मूवमेंट होता है उसको जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड के अलॉन्ग के कैप। तो आई जे के याद रखना है। तो क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट हुई है और इसका मैग्नीट्यूड 3 है, तो इसको डिनोट करेंगे 3 जे कैप, यानी हम इस वेक्टर को डिनोट कर देंगे भी 3 जे कैप है। जे कैप बता रहा है कि उसका मूवमेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और 3 बता रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड 3 है। अगर मैं बोलता यहाँ पे कि हम ना ऐसे भी नहीं गए, हम ना जेड एक्सिस पे चले 1 यूनिट, ठीक है, ये वेक्टर, तो ये वेक्टर कितना होगा, तो आप कहते हैं कि क्योंकि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और क्योंकि ये मूवमेंट जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसको हम डिनोट करेंगे 1 के कैप। तो यानी इतना हम समझ गए कि मूवमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप। तो हमें मूवमेंट ये याद रखनी है। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा है होगा, ये माइंड में आ रहा होगा कि ज़रूरी थोड़ी है कि हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलॉन्ग चलें, हम किसी के एक्सिस के अलॉन्ग भी जा सकते हैं, लेकिन दोनों के अलॉन्ग, अगर मान लेते भी हम ऐसे निकाल लेते हैं, ये वेक्टर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलॉन्ग चलते हैं, और मान लेते हैं हम ये किसी पॉइंट पे आ गए 2,3 पे, यानी जेड है ही नहीं, जेड 0 है, ये कह सकते हैं जेड 0 है, एक्स के लॉन्ग 2 है, वाई के लॉन्ग 3 है। तो इस वेक्टर को कैसे डिनोट करा जाएगा, तो हम कहेंगे इस वेक्टर को हम डिनोट करेंगे 2 आई कैप 3 जे कैप और 0 के कैप।
तो या क्योंकि यहाँ पे x के अलॉन्ग हम 2 मूव किए, y के अलॉन्ग 3 मूव किए और z के अलॉन्ग 0, तो इसलिए हम इसको डिनोट करेंगे इस तरह से। अब आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि ये कैसे आया, तो हम ना इसको ऐसे भी डिपिक्ट कर सकते हैं बेटा कि हमने क्या किया, ध्यान से देखो, हमने ना ओरिजिन से चले थे, राइट। तो इसका मतलब है इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कितना होगा 0 और फाइनल क्या होगा 2 3 0। तो मैं पूछूं कि ये ओपी वेक्टर कैसे निकाला, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ओपी वेक्टर को हमने कैसे निकाला होगा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया। तो फाइनल मतलब पी में से इनिशियल को माइनस कर दिया, तो 2 में से 0 गया 2 आई कैप एक्स के लॉन्ग, 3 में से 0 गया 3 तो 3 जे कैप, और 0 में से 0 गया तो 0 के कैप। तो जनरली हम क्या करेंगे बेटा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ जैसे मैं आपसे कि ना मान लेते हैं ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि आप ए पॉइंट 1 2 3 से बी वेक्टर 4 5 6 पे गए, तो ये ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा। तो आप कैसे कहोगे, आप लिखोगे ए बी वेक्टर हमें निकालना है, तो हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी फाइनल पॉइंट यानी बाद वाला पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए यानी इनिशियल पॉइंट, इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा देखिए। तो 4 में से 1 गया 3 आई कैप, 5 में से 2 गया 3 जे कैप, और 6 में से 3 गया 3 के कैप। तो इस तरह से हम इसको डिनोट कर देंगे, राइट। तो ये हमें आपको ए बी वेक्टर निकालना आना चाहिए, यानी फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, याद रहेगा ये। अब क्वेश्चन आता है कि हम ये तो कर रहे हैं सब कुछ, अब इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, लेंथ कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो एक्स सिंगल एलिमेंट होगा जैसे ये था, तो इसमें तुम कह सकते थे इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका 1 है, क्योंकि एक नंबर आगे वाला है, बट यहाँ तो 3 नंबर आ रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। तो उसके लिए आप याद रखना है आपने कि अगर कोई वेक्टर हमारे पास ऐसे है एक्स आई वाई जे और जेड के, और मैं पूछूं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप कहोगे पहली बात कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम डिनोट करते हैं मॉड से, ठीक है, पहली बात याद रखनी है आपने। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि ये जो नंबर होते हैं, ये जो एक्स वाई जेड है, यानी ये एक्स ये वाई और ये जेड, इनको कहा जाता है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियो मतलब ये हमें बताते हैं कि हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के लॉन्ग कितना मूव कर रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज, ये आपने याद रखना है। तो इसके डी आर क्या है, एक्स वाई और जेड। तो अंडर मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर कर दें और ऐड करके अंडर रूट कर दें, तो ये बन जाता है इसका मैग्नीट्यूड। यानी इसका मतलब हुआ कि किसी भी वेक्टर की लेंथ निकालना बहुत ईजी है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक वेक्टर लिया मैंने ए, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और मैं पूछूँ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो सबसे पहले आप कहोगे डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं एक्स वाई जेड, यानी आई जे और के जो आगे वाले नंबर होते हैं। तो हम कहेंगे डायरेक्शन रेशियो 1 है, यहाँ पे यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 2 1 1 हो गए। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 4 1 और 1 √6। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर की लेंथ निकाल सकते हैं। हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो कि कैसे आया फॉर्मूला, कि भाई हमने कैसे लेंथ निकाल दी। तो जिनको अगर समझ रहा है कुछ बच्चों को, तो मैं ऐसे समझा देता बेटा कि एक ना अगर आपको याद हो या आपको आता है, अगर ध्यान से समझो कि अगर ना मैं एक्स वाई जेड ये बना देता हूँ 3D के अंदर, ठीक है, और मैंने ना इसको एक क्यूबॉइड बना दिया बेटा, क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड बना दिया, और मैंने बोला कि हमारा जो वेक्टर है वो ना इस ओरिजिन से मूव होके इस इधर की तरफ आया, ठीक है, पी की तरफ आया, और पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। तो बेसिकली ये वेक्टर कितना हो गया, ओ पी वेक्टर कितना हो गया, तो हम कहेंगे फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया। अब ओ तो ओरिजिन है, तो एक्स में से 0 को माइनस किया तो एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप ये आया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं हम। तो बेसिकली क्या है, ये एक क्यूबॉइड है जिसके अंदर हमने एक लाइन को रखा हुआ है जो इस डायगोनल के लॉन्ग है। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि लेंथ ऑफ ए डायगोनल क्या होती है हमारी,
मतलब डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, तो हम कहते हैं लेंथ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट। ये आप अपने फॉर्मूला 9th क्लास में ड्राइव किया हुआ है कि क्यूबॉइड के अंदर लेंथ ब्रेथ और हाइट को अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दें अंडर रूट में तो डायगोनल की लेंथ आ जाती है, यानी हमें ओपी की लेंथ मिल जाएगी। तो इसीलिए हमने बोला कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, एक्स वाई जेड जो इनके डी आर है उनको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा। तो बहुत छोटा सा ट्यूटोरियल बना रहा हूँ बेसिक्स का। तो बेसिक्स में क्या याद रखना है, हमने पहली बात हर चीज़ को हम ओरिजिन से कंपेयर करते हैं। तो वेक्टर को निकालने के लिए फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, पहली चीज़। दूसरी बात कि हम जो डायरेक्शन है वो कैसे डोनोट करते हैं, एक्स के लॉन्ग मूवमेंट को आई कैप से, वाई के लॉन्ग जे कैप से, जेड के लॉन्ग के कैप से, और ओवरऑल ऐसे हो जाएगा, राइट। तो इतना पहले आपने ध्यान रखना है, बाकी इसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसको रिवाइज कर लेना ताकि हम आगे जाके मुश्किल ना है, आपको क्लैरिटी आओ, राइट। और किसी वेक्टर के कंपोनेंट को हम डी आर कहते हैं, ठीक है। थैंक यू।